चलो बेटे कॉपीज खोलो। एसी सर्किट चल रहा है, हमने एवरेज वैल्यू एसी निकाल ली, मीन वैल्यू निकाल ली, आरएमएस भी निकाल ली, ठीक है। फिर कल लास्ट लेक्चर में हमने 3 सर्किट पढ़े थे, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। इंडिविजुअल सर्किट पढ़ा था, फिर हमने फेज डिफरेंस भी नोट किया था। करंट दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपका वो रेजिस्टर मिले, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालनी हो या ईएमएफ निकालनी हो क्रॉस रेजिस्टर, तो कितना होता है I इंटू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को। सेकेंड, इंडक्टर के क्रॉस EL क्या है, I इंटू एक्सएल, कॉपी पे लिख लो सारी चीज़ें। कैपेसिटर के क्रॉस क्या होता है, I इंटू एक्सी। और एक्सएल क्या चीज़ होती है, L ओमेगा L इंटू 2 पाई न्यू। एक्सी होता है 1 ओवर ओमेगा सी 1 ओवर 2 पाई न्यू सी, ठीक है। रेजिस्टर में कोई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इंडक्टर और कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी अपेयर होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन रेपिटेशन, सिर्फ कहाँ अपेयर होगी, एसी में। मीन ये दो नीचे वाले 2 सर्किट्स हैं, डिवाइसेज है, ओनली ऑपरेट इन एसी सर्किट्स, और पहले वाला एसी एंड डीसी दोनों में ऑपरेट होता है, ठीक है। ये सिर्फ एसी में ही ऑपरेट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी मैंने, इसको लर्न करने का वे लिख लो। ये सप्लाई E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें E क्या है, E क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज और ईएमएफ, ठीक है। और ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ। ओमेगा टी क्या होता है, फेज एट एनी टाइम टी। और अगर आपके पास रेजिस्टर है तो उसमें करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई कितना आया था, आई नॉट आया था ई नॉट बाई आर, ये हमने कल पढ़ा था। नो फेज डिफरेंस, दोनों देखो क्या है, सेम डायरेक्शन, पैरेलल है। दे साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन द सर्किट, साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन द सर्किट। सेकेंड आया था इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे होता है, सो अगर ईएमएफ आगे है, करंट क्या है, ये जो एंगल है ईएमएफ से क्लॉकवाइज 90 पे कि एंटी क्लॉकवाइज 90 पे, ई है क्लॉकवाइज, तो इसका मीनिंग, इसका फेज अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, और आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई एक्सएल, ठीक है। लास्ट टाइम ये किया हमने। फिर हमारे पास कौन है, कैपेसिटर सी, सप्लाई कितनी है E, और करंट कितना है I। अब बताओ ये एंगल क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक, मीन्स पाई बाय 2 एडेड, तो इसमें E होना है ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और आई नॉट कितना है, ई नॉट बाय एक्सी, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ तक किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर ली हुई हैं, ठीक है। उसको ऑन कर देखो, होता है, स्टार्ट विंडोज नॉर्मली करें, ठीक है। पहले फॉर्मूले देख लो, लास्ट लेक्चर में ये किया, क्या किया तुमने, चल रहने दे, लगे रहने दे, फिर चलो हो जाएगा ठीक। यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये सारे क्या है, इंडिविजुअल सर्किट्स हैं, ठीक है। चलने दो अभी, नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉपी पे, सीरीज एलसीआर सर्किट लिखो, सीरीज एलसीआर। बेटे कॉपी खोल लो, सीधे होकर बैठो, सीरीज एलसीआर सर्किट। अब तीनों डिवाइसेस को ना हमने एक ही सर्किट में अप्लाई कर देना, फिर देखना क्या होता है। देखो इधर एल सी आर, सीरीज एलसीआर सर्किट।
अच्छा, इन तीनों में आप नोटिस करो करंट सेम होगा कि ईएमएफ, इन तीनों में डिवाइसेस में करंट सेम होना, क्यों सेम होना है, सीरीज है। तो हम इस केस में लेट किसको करेंगे, एज्यूम करेंगे आई कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है एल, ये क्या है सी, ये क्या है आर। तीनों में करंट की ओरिएंटेशन क्या है, सेम। ये कौन है, करंट सेम है। पहले कौन सा डिवाइस है, इंडक्टर। इंडक्टर के क्रॉस करंट और ईएमएफ में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 + 90। इसका मीनिंग ईएमएफ लीड करेगा कि करंट लीड करेगा इंडक्टर में। ईएमएफ अगर लीड करता है, लीड करने का मीनिंग इससे एंटी क्लॉकवाइज एंगल जाएगा कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल जाना है, और ये होना है ईएल। ईएल क्या चीज है, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। कैपेसिटर में कौन आगे लीड करता है, करंट। तो इसमें π/2 ईसी क्यों है, π/2 बैट, ठीक है। और इसके इसमें नो फेज डिफरेंस। पहले ड्रॉ करो इसको, ठीक है। तो पेपर में अगर सीरीज एलसीआर सर्किट आएगा तो डायग्राम और इम्पिडेंस ट्रायंगल पूछेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ज़्यादा करंट में ग्राफ आ सकता है विद इम्पिडेंस, अभी वो करना हमने। तो सप्लाई कांस्टेंट क्या चीज़ है, एज्यूम की हमने करंट, और फाइंड आउट क्या करना है ईएमएफ। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फाई, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। अब तीनों का कम्बिनेशन है, फेज डिफरेंस मे नॉट बी 90, मे नॉट बी -90। ये कोई एक्यूट एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई एक्यूट एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यूज, ठीक है। बट गेट बंद कर दो, यहाँ से कर लिया, नोट हो गया। तो सबसे पहले लिखो EL, EL कितना आएगा IXL, EC कितना आएगा IXC, ER क्या आएगा IR। ये कौन है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, क्या EL, EC, ER इनकी डायरेक्शन सेम है कि आउट ऑफ फेज है, ये अलग अलग फेज में है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फेज डायग्राम लिखो। जैसे कल फेज डायग्राम ड्रॉ की थी ना हमने, इसके भी करेंगे। ये करंट आ गया, रेफरेंस। रेफरेंस में किसको अज्यूम कर लिया, करंट। करंट का कितना एंगल है, ओमेगा टी। तो मीन्स ये बेस ओमेगा टी से शुरू होना है, ठीक है। ER इसी के क्रॉस आना है। ER देखो क्या है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। EL क्या है, π/2 ऊपर है, EC कहां पे है, यहां पे कितने वेक्टर आ रहे हैं, 3। रिजल्टेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो सब्ट्रैक्ट करके, जो आएगा इसके साथ रिजल्टेंट निकाल लेना। अच्छा, 2 केसेस बनते हैं, इधर 3 बनते हैं रादर। EL इक्वल टू EC, EL मोर देन EC, EL लेस देन EC। तो हम इसमें कोई एक चूज कर लेते हैं, जनरली हम EL ग्रेटर देन EC चूज करेंगे। ड्रॉ करो इसको, डायग्राम कर ली ड्रॉ। EL ग्रेटर देन EC, तो ये आ गया, दिस इज EL माइनस EC। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, पैरेलल लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो रिजल्टेंट आएगा कितना, इसको बोलेंगे E, और ये एंगल कितना हो गया, फाई। कोई बताए E कैसे निकलेगा, रूट E आना है, रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC स्क्वायर। नॉर्मली अगर रजिस्टर होते तीनों डिवाइसेस, वोल्टेज क्या होनी थी, ऐड होनी थी। बट ये 3 डिवाइसेस रजिस्टर नहीं है, तो वोल्टेज इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पोटेंशियल ड्रॉप, रादर वी हैव टू ऐड देम लाइक दैट, ठीक है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, E नॉट इक्वल टू EL प्लस ER प्लस EC। किसी भी एलसीआर सर्किट में तीनों का सम इसके इक्वल नहीं आता, ये फॉर्मूले से आता है। हो सकता है EC के क्रॉस है वो 400 वोल्ट,
EL के क्रॉस हो 400 और ये हो 10 वोल्ट और आंसर भी रिजल्ट भी क्या है 10। जिसमें कॉपी पे नोट लिख लो, ये लिख लिया नोट, लिख लो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर may be greater than the source EMF, तो बताओ ये पॉसिबल है ER 10 वोल्ट हो, ये भी 10 हो, ये 400 हो, पॉसिबल है मैथमेटिकली। 400 माइनस 400 कितना आएगा 0, ये भी 10 है, ये भी 10, पॉसिबल है ना। तो मीन्स दिस इज पॉसिबिलिटी दैट EL EC मे बी मच लार्जर देन द सप्लाई वोल्टेज, हो सकता है ये भी पॉसिबल। बट ये कब होगा जब दोनों के क्रॉस आंसर क्या होंगे बिल्कुल सेम, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, पेपर में ये असर्शन रीजन क्वेश्चन आता होता है कि ड्यूरिंग इन LCR सर्किट ऑपरेशन EL EC मे बी ग्रेटर देन E, यस इट इज पॉसिबल, वन ऑफ द केस। ठीक है, लग जाएगा पता, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है। यहां तक हो गया, आगे लिखो combination of resistance and reactance, combination of resistance and reactance। क्वेश्चन में रिएक्टेंस कितनी है, XLX से 2 रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 है, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इम्पीडेंस। लिख लो क्या बोलना है, इम्पीडेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। Z सिंबल होता है, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द ऑल्टरनेटिंग करंट इन AC सर्किट। इसका कुछ पार्ट किसका बना हुआ है, रिएक्टेंस है जो एनर्जी लॉसेस नहीं करते, कुछ पार्ट किसका बना हुआ है, रेजिस्टेंस जिसके थ्रू एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, काम रेजिस्टेंस वाला ही है, बट सम पार्ट एक्चुअली लॉस द एनर्जी, अदर पार्ट स्टोर द एनर्जी। ठीक है, रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी Z। अच्छा, सीरीज सर्किट में E की वैल्यू क्या आएगी, IZ, इनकी वैल्यू लिखी हुई है I² R²। ये इंपीडेंस आ गई, लिख लो √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। कर ले नोट, आगे लिखो फेज डिफरेंस फाई, उसकी वैल्यू निकालनी है। इस ट्रायंगल में बताओ tan फाई कितना आएगा, EL माइनस EC बाई ER, सिंप्लीफाई करके tan फाई कितना आ जाना है, XL माइनस XC ओवर R। याद रखना है, XL माइनस XC ओवर R। ये कब काम करना है, जब आपने tan फाई निकालना है। रिएक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस, पेपर में क्वेश्चन आता था, विच फिजिकल क्वांटिटी शोज रिएक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस, tan फाई। cos फाई कितना आएगा इसमें, R/Z। cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, लिख लो cos फाई कौन होता है, पावर फैक्टर। लिखो पावर फैक्टर। लिख लें, cos फाई कितना आना है, पावर फैक्टर। sin फाई कितना आएगा, sin फाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज XL माइनस XC बाय इम्पीडेंस। पेपर में आ जाता था विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द फेज डिफरेंस। ठीक है, फाई के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 4 ऑप्शन होती है, एक होता है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ विच ऑफ द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, तो आपने चेक करना कौन सा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज निकालना LCR में, तो 3 फॉर्मूले ये हैं, इम्पीडेंस इस फॉर्मूले से निकलती है। ये खत्म हो गया, कर लिए नोट। ठीक है, आगे हेडिंग डालो रेजोनेंस। लिखो रेजोनेंस इज द कंडीशन इन LCR सर्किट
Resonance is a condition in LCR circuit when current reaches to maximum value, current reaches to maximum value, ठीक है, by changing frequency. देखो अगर आपने करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक तो रेजोनेंस पढ़ेंगे इसके ऊपर, एक और छोटा नोट लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो पहले. पेपर में ना क्वेश्चन आता होता है, आपने ना एक बल्ब के साथ ना इंडक्टर लगा दिया या कैपेसिटर लगा दिया, एसी सप्लाई दे दी, और कहते हैं अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो क्या होगा, बल्ब की ब्राइटनेस के ऊपर. अगर इंडक्टेंस बढ़ा दें तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी. एमसीक्यू क्वेश्चन, ये नो फॉर्मूला लिखो पहले, एक क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर. हाँ, इकट्ठे नहीं आएंगे कभी, इंडक्टर कैपेसिटर बल्ब वाले केस में इकट्ठे नहीं लगेंगे, एट टाइम एक होगा. लिख लो नोट, न्यूमेरिकल्स ऑन द ब्राइटनेस, न्यूमेरिकल ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, numericals on the brightness of bulb asked in exam. Numericals on brightness of bulb asked in exam with variable inductance or capacitance, with variable inductance or capacitance. तो मैंने फॉर्मूला लिख के पहले बता दी, नोट इसको सर्कल में कर लो कि पेपर में आपको एमसीक्यू मिल रहा है ऐसा क्वेश्चन कि बल्ब या 2 मार्क क्वेश्चन आया होता है कि बल्ब के साथ इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर बढ़ा रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस कम होगी कि ज़्यादा होगी, अगर कम हो रही तो क्यों हो रही है, ज़्यादा हो रही तो क्यों हो रही है, रीज़न पूछते हैं वो, ठीक है. और एट टाइम दोनों में से कोई एक आएगा. अब हम रेजोनेंस पे आते हैं. बेटे इस केस में ना सप्लाई वोल्टेज चेंज होनी है, ना आर ना एल ना सी. एक बार आपने इंडक्टेंस फिट कर दी, कैपेसिटर फिट कर दिया, आपको चेंज नहीं कर सकते. हाँ, कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक डाल सकते हो या निकाल सकते हो, वो अलग बात है. मैक्सिमम चेंज किसको कर सकते हो, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है. अब आप बताओ इस केस में मैथमेटिकली करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी, व्हेन दिस आई विल बी मैक्सिमम, जब ये डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो के मिनिमम. क्या ये डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, क्योंकि आर ने तो रहना ही रहना है. हाँ, ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, कैंसिल आउट होकर जीरो बन सकती है. लिखो करंट इन एलसीआर इज मैक्सिमम when XL इक्वल टू XC, इसको बोलते हैं रेजोनेंस. और कुछ ना पेपर में आए, पेपर में ये MCQ आ जाएगा. एट रेजोनेंस व्हाट हैपन, 4 ऑप्शन होंगी, एक होगी XL इक्वल टू XC, एक XL इक्वल टू R, एक R टू XC, ऐसे क्वेश्चन बने, ठीक है. सो रेजोनेंस ये आनी है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, E/R. LCR बिहेव प्योर रेजिस्टिव, LCR बिहेव. वैसे रेजिस्टर अकेला नहीं लगा हुआ, इंडक्टर कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं, बट व्हेन यू अप्लाई दिस कंडीशन LCR कैसे बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टिव. अगर LCR प्योर रेजिस्टिव बिहेव करेगा तो फेज डिफरेंस कितना रह जाएगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, करंट और ईएमएफ में 0. तो ये भी आपने याद रखना है. अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ओमेगा और करंट में ग्राफ ऐसा आना. करंट की पीक वैल्यू किस वैल्यू पे आई है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है. जब ओमेगा नॉट होते हैं इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और आप यहां से सॉल्व भी कर सकते हो इसकी वैल्यू, एल ओमेगा इक्वल टू 1/ωc, और ओमेगा नॉट आएगा 1/. तो न्यूमेरिकल में आता होता है, रेजोनेंस नहीं लिखते, दे आस्क के हाँ एट मैक्सिमम करंट दिस विल हैपन. तो जहाँ वर्ड मैक्सिमम करंट होगा एसी सर्किट में, एलसीआर में, इसका मीनिंग कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस.
वहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर चाहिए। अकेले कैपेसिटिव सर्किट में रेजोनेंस नहीं अचीव होनी, सिंगल इंडक्टिव में भी नहीं होनी, इंडक्टर एंड कैपेसिटर शुड बी देयर। तो कर लिया नोट। अच्छा इस एक छोटी प्रॉब्लम है इस सब में, ये कर लिया नोट, हो गया क्लियर। अच्छा ये ग्राफ है करंट और ओमेगा में, अगर ये इम्पिडेंस और ओमेगा में पूछे फिर क्या होगा? ये ग्राफ अगर इम्पिडेंस और ओमेगा में आ जाए, बेटे करंट जो मैक्सिमम है ये ग्राफ ऐसे बन जाना, लिख लो। इम्पिडेंस और ओमेगा में ग्राफ कैसा बनना है? ऐसे, मिनिमम इम्पिडेंस मैक्सिमम करंट, लिख लिया। मिनिमम इम्पिडेंस मैक्सिमम करंट, हो गया ये क्लियर? इसके बाद लिखो क्वालिटी फैक्टर। देखो भाई ये तीन पीक्स नजर आ रही हैं, तीनों पीक्स में डिफरेंस क्या है? विड्थ। एक ही ना, जब भी हमने इसको बेसिकली वर्ड यूज करें ट्यूनिंग, ट्यूनिंग सुना कभी? वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर दो, एफएम स्टेशन चेंज कर दो, 94.3 प्रॉपर सेट करते हैं तो कोई नॉइस आती है? पूरे 94.3 पे एफएम स्टेशन चल जाता है ना, नॉइस होती है विच। और जो 94.3 मेगाहर्ट्ज है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है कि दी उस रेडियो स्टेशन दी, जिसमें करंट सर्किट में क्या हो गया? मैक्सिमम नॉइज आनी क्या होगी? बंद हो गई। अब मार्केट में एफएम जो स्टीरियो सिस्टम होते हैं कितने के आते हैं? अगर सबसे कम देखें 200 रुपये के भी मिल जाते हैं, तो जे वधिया क्वालिटी लैन चाहिए 3000 का भी आता है, 4000 10,000 का भी आता है। क्वालिटी फैक्टर डिटरमिन नॉइज इन द, लिख लो, क्वालिटी फैक्टर डिटरमिन नॉइज इन द आउटपुट। क्वालिटी फैक्टर डिटरमिन नॉइज, वीडियो चल रही है देख, इन द आउटपुट ऑफ एलसीआर सर्किट, एसी एलसीआर सर्किट लिखना, एसी एलसीआर। बेटे पीक जितनी हाइट तक जाएगी ब्रॉडनेस क्या हो रही है? नीचे लिख लो, ब्रॉडनेस ऑफ रेजोनेंट पीक प्रोपोर्शनल टू नॉइज इन द सिग्नल। ब्रॉडनेस ऑफ द रेजोनेंस पीक, ब्रॉडनेस ऑफ रेजोनेंस पीक प्रोपोर्शनल नॉइज इन द सिग्नल। बेटे हमारा फोन और एक सैटेलाइट फोन ज़्यादा बेटर कौन है कम्युनिकेशन के लिए? मेरा फोन और मेरे पास सैटेलाइट फोन है, कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा बेटर कौन है? सैटेलाइट फोन। उसमें ऐसा खास क्या है? उसकी क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है मेरे फ़ोन का क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि हमने जो क्वालिटी फैक्टर फ़ोन में यूज़ करना है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, ग्राउंड टू ग्राउंड जाती है वेव। सैटेलाइट कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? सैटेलाइट, उसको नियर बाय एंटीना की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ फिर कौन सा बेटर सिग्नल है, जिसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा है कि ब्रॉडनेस कम है? जितनी ज़्यादा ब्रॉडनेस है नॉइज और सिग्नल्स की है उतनी ज़्यादा। तो 200 रुपये एफएम ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रॉडनेस सिग्नल की होती है ज़्यादा, तो जिन्ना क्वालिटी वाला अच्छी हाई क्वालिटी कॉस्टली एफएम लोगे तो ब्रॉडनेस की होगी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखो, ये वाला है R3 रेजिस्टेंस, सेकंड वाला है R2, तो फर्स्ट वाला कहना है R1। तीनों रेजोनेंट पे सेट है, एट रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर लिखो XL/R और XC/R, ठीक है बेटे। रेजोनेंस से इंपेडेंस कितनी इक्वल होती थी? क्या लिखा अभी पढ़ो पिछले टॉपिक में, जब रेजोनेंस थी इंपेडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये भी एमसीक्यू पेपर में आता है।
कि रेजोनेंस पे इम्पिडेंस किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के इक्वल। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस वैसे ही बड़ी कम है, रेजिस्टेंस की है कट है, तो क्वालिटी फैक्टर की होएगा, ज़्यादा होएगा। ब्रॉडनेस पीक दी की हो जाएगी, कट हो जाएगी, नॉइज खत्म। तो जिन्हें शार्प सिग्नल्स होंगे हैं नॉइजलेस होंगे, और नॉइज कम करने के लिए हमें रेजिस्टेंस सर्किट की क्या करनी पड़नी है, कम करनी पड़नी है। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज़ पहले। अच्छा ये बताओ, अगर रेजिस्टेंस कम कर देंगे उस सर्किट की पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? हमारे घर में जितने डिवाइसेस लगे हुए हैं पैरेलल में लगे हुए हैं कि सीरीज में, वंश बस कर दे, पैरेलल से लगे हुए हैं ना, तो पावर कंजम्पशन तब केड़ा फॉर्मूला यूज करांगे, V²/R कि I²R? अब आप बताओ, V²/R पावर कंजम्पशन है। मेरे पास डिवाइसेस लगे हुए हैं बड़े सारे ट्यूनिंग वाले, सभी को अलग अलग पैरेलल में लगाया, वोल्टेज सभी के क्रॉस क्या है, सेम। जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस सबसे कम है तो पावर कंजम्पशन क्या होगी, एदा मीनिंग अगर हम चाहते हैं नॉइजलेस सिग्नल मिले, नॉइज कम से कम हो, उस डिवाइस की पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो छोटा FM 200 वाला थोड़ी पावर कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस हाई है, क्वालिटी फैक्टर लो है। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन, जब ओमेगा नॉट पे फ्रीक्वेंसी सेट होती है सर्किट में करंट अपने आप ही क्या होता है, मैक्सिमम। और जब हम ओमेगा से आगे जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, तो सर्किट में करंट देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। और अगर ओमेगा से पीछे जाते हैं तो भी क्या हो रहा था, क्लियर होगी चीज़। अब ये प्रिंसिपल कहाँ यूज़ करते हैं, आपने वो देखी हुई है मेटल डिटेक्टर मशीन, जब वो हमारी बॉडी के यहाँ पे मैंने की रखी हुई है, उन्हें मेटल डिटेक्टर से वेव किया, नाली बीप ऑन हो गई। उस केस में क्या हुआ, मेटल डिटेक्टर वाज सेट इन रेजोनेंस, सर्किट में करंट क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया, बीप हो गई। ठीक है। अच्छा, मेटल डिटेक्टर ऐसे होता है ना, रिंग शेप होता है ना आगे, जब उसके अंदर कौन आएगी, की आएगी, मेटल आएगी, तो उसकी इंडक्टेंस चेंज हो जानी, क्या चेंज हो जानी है। और उन्होंने पहले सेट किया हुआ है, कोई भी मेटल आती है तो इंडक्टेंस की वैल्यू जैसे ही इतनी लो जाएगी, सर्किट किस पे सेट हो जाएगा, रेजोनेंस पे। ठीक है, तो मेटल डिटेक्टर हो गए, ट्यूनिंग हो गई, फोन दी ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर दो, इट इज ऑल्सो रेजोनेंस। जब ब्राइटनेस मैक्सिमम है और रेजोनेंस से सेट हो गए। ठीक है, कोई भी चीज़ विच यू कैन चेंज कंटिन्यूली, इलेक्ट्रिक गैजेट है, फैन की स्पीड आप कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हो कि एक मोड आता है, फिर दूसरा मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड, वो कंटिन्यूस नहीं है। जहाँ पे चेंजेस कंटिन्यूस है, ग्रेजुअल हैं, वो सारे कौन है, LCR कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है, अब तो स्मार्ट लैंप आ गए हुए हैं जिनकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर लेते हो। जो कंटिन्यूस स्विच है ना, वट जितने कंटिन्यूस स्विच है ना, यूनिफॉर्मिटी ना, आपको ब्राइटनेस लग रहा है, हाँ कंटिन्यूटी में इंक्रीज, कंटिन्यूटी में डिक्रीज, वहाँ पे LCR। जहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है ना, मैनुअल चेंज है, डिस्क्रीट चेंजेस है, वो LCR नहीं। ठीक है, लग गया पता। फोन की ब्राइटनेस है, लैंप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल कर ले, फैन की स्पीड फोन से कंट्रोल हो जाती है। अब AC में 24, 23, 25 ऐसा होता है ना, उसमें कंटिन्यूस चेंजेस नहीं है। जहाँ पे ट्यूनिंग कंटिन्यूस होगी वो सारी चीज़ किससे चलेगी, LCR सर्किट से। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। अच्छा, ये हो गया रेजोनेंस। अब एक क्वेश्चन जो मैंने बताना था वो लिखो a bulb connected with an inductor, a bulb connected with an inductor connected to AC source, bulb connected with an inductor connected to AC source, AC source ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲੱਗ ਗਿਆ। ठीक है जी, बल्ब कितना कनेक्ट किया सी, पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। बल्ब के पास कौन सी चीज होगी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस के कैपेसिटेंस। बल्ब, हर डिवाइस की रेजिस्टेंस है, इंडक्टर लगाता, सप्लाई के लिए लगाई, एरे क्रॉस, दोनों में क्या चीज सेम रहेगी, करंट के वोल्टेज, करंट सेम रहेगा। पावर का फॉर्मूला क्रॉस बल्ब क्या आएगा, फिर हमने लिखो क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, व्हाट हैपेंस टू, क्वेश्चन साथ में ऐड कर लो एक लाइन, व्हाट हैपेंस टू ब्राइटनेस ऑफ बल्ब if inductance increased, what happens to brightness of bulb
इफ इंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है बेटे, ब्राइटनेस के लिए हमें इसके क्रॉस क्या चाहिए, पावर ऑफ बल्ब। क्या होता है फॉर्मूला, I²R या ER²/R, दो फॉर्मूले हैं। अब बताओ क्या करें, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर निकालने के, करंट निकालने सर्किट में, रेजिस्टेंस चेंज नहीं की हुई, क्या निकालने, क्या इजी है सर्किट में करंट निकालना, इजी है कि नहीं है, पहले बताओ। अगर सर्किट में करंट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सप्लाई ओवर R² प्लस L² ω²। लग गया पता। और अगर करंट निकल गया तो फिर तो मैं ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करूंगा, कितना आएगा, E²R अपॉन ना E चेंज हो रहा है, ना R ना ओमेगा, चेंज किए हैं तीनों। क्या कहा था, इंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज की है। अगर इंडक्टेंस बढ़ गई, डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा। डिनोमिनेटर से इंडक्टेंस है ना, इफ L इंक्रीजेस डिनोमिनेटर इंक्रीजेस। न्यूमिनेटर में कोई चेंज आ रहा है, तो अगर ये डिनोमिनेटर यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है तो पावर ऑफ बल्ब क्या होगी, तो ब्राइटनेस क्या होनी है, डिक्रीज। अब पेपर क्वेश्चन आएगा, बाय इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस ब्राइटनेस डिक्रीजेस, अकाउंट फॉर द स्टेटमेंट, 2 मार्क। बोल ही दिया कि ब्राइटनेस कम हो रही है, उसने रीजन पूछा था, और रीजन हमेशा मैथमेटिकल होता है फिजिक्स में, कभी कहानी थ्योरी नहीं लिखनी, थ्योरी के कभी नंबर नहीं मिलने, जो ये मैथमेटिकल करके दिखाएगा उसको नंबर मिलेंगे। और अगर पेपर में आ जाए, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी, कौन चेंज होगा, चेंज कौन होएगा पहले इन सारे विचों, ओमेगा की होना है डिक्रीज, डिनोमिनेटर छोटा हो जाना है, पावर की हो जानी है। मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सर्किट, पावर ऑफ द ब्राइटनेस और पावर ऑफ द बल्ब इंक्रीज, ब्राइटनेस की करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो क्वेश्चन 2024 के पेपर से गए इदा दे। ठीक है, बाकी से कल नैक्सट क्लास करांगे।